नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इतिहास में जब भी दुनिया ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है या हमें कम समझा है, तो ऐसा करके उनको लगता था कि अब तो वे भारत को यहाँ पर डीमोटिवेट कर देंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये नीचा दिखाना, मजाक उड़ाना और साथ में क्रिटिसिज्म करना, ये तो हमारे राइज करने में एक एनर्जी के तौर पर काम करता है। और उनका हर बार ऐसा करने के बाद उनको हर टाइम पे जो की है वो खानी पड़ी है। तो सबसे पहले अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो नासा को देखिए। वे भारत का मजाक उड़ाते थे कि भारत कभी भी जो स्पेस के सेक्टर है उसमें आगे नहीं आ सकता है। लेकिन आज का टाइम देख लीजिए, जो नासा के सैटेलाइट है उनको खुद जो इसरो है वो लॉन्च करती है। और इसके बाद अगर भारत प्रकृति के प्रति सम्मान रखता है या फिर लगाव रखता है, तो ऐसा देखकर जो यूरोपियन देश है उनको लगता था कि भारत तो केवल सांप सपेरों का देश है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उनको क्या पता था कि आज की तारीख में उनकी जो वैक्सीन है वो भी भारत का फार्मा सेक्टर ही बनाएगा और उन्हें कोरोना के टाइम में जो दवाइयाँ हैं वो भी भारत से ही मिलेगी। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जब भारत ने यूएसए से 10 C-17 ग्लोबमास्टर खरीदे थे तो उस समय एक ऑफसेट क्लोज था, जैसा कि हमने राफेल की डील में भी किया था कि जो हम राफेल खरीद रहे हैं तो उस डील का जो टोटल अमाउंट है उसका जो कुछ हिस्सा है वो उनको वापस भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यही जो सेम प्रोसेस है ये हमने किया था बोइंग के साथ। तो उस डील का लगभग 47% यानी कि 47% जो हिस्सा है वो उनको वापस से भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वो डील लगभग 4.1 बिलियन US डॉलर में हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारी DRDO है उन्होंने यहाँ पर एक डिमांड सामने रखी कि अब ये जो ऑफसेट क्लोज है ये अब आपकी जिम्मेवारी बन गया है, तो अब आपको इसको भारत में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इन फंड से आप भारत में जो हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी है और साथ में जो ट्रांसोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको यहाँ पर बनाया जाए। और इसके बाद तय किया गया कि इस ऑफसेट क्लोज का जो 315 मिलियन US डॉलर का अमाउंट है उसे हम यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड पर इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी है उसमें लगा देंगे। और इसके बाद लगभग 200 मिलियन US डॉलर के आसपास का जो अमाउंट है उसे हम ट्रांससोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे कि भारत में जो हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी और साथ में ट्रांससोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी है ये दोनों तैयार हो जाएंगे। और ऐसे में और इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होता कि हमारे जो फाइटर जेट और साथ में इंजन के प्रोजेक्ट हैं वे और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते, हमें टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भरता है वो नहीं रखनी पड़ती। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल एंड टाइम में जो बोइंग है उन्होंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें या फिर प्रोसेस है उसको यहाँ पर अटका दिया और कहा कि हमें US की जो गवर्नमेंट है उनसे जो कंपोनेंट्स है उनके एक्सपोर्ट की जो मंजूरी है वो नहीं मिल रही है। लेकिन इस सब के बाद भी हमने वेट किया कि आप कोशिश कीजिए, आपको जो मंजूरी है वो मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ना तो बोइंग ने हमें कोई टाइम बताया और ना उन्होंने कोई कोशिश की और साथ में ना उन्होंने ये बताया कि उनको कब तक मंजूरी मिलेगी। तो उसी समय जो DRDO है उन्होंने बता दिया था कि ये जो सुविधा है इसको बनाने को लेकर जो बोइंग है वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि आज उस डील को लगभग 10 साल हो गए हैं। यहाँ पर DRDO के लिए ये किसी धोखे से कम नहीं था। तो अब जो हमारी DRDO है उन्होंने यहाँ पर उस ऑफसेट क्लोज के जरिए इस टेस्टिंग फैसिलिटी को बनाने का जो प्लान था उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। और उनको अब जो है भारत की सरकार देखेगी। शायद से उनको याद नहीं है कि कुछ दिन पहले जो सैफरॉन है उसके ऊपर भी फाइन लगे थे, क्योंकि उन्होंने भी भारत में जो ऑफसेट क्लोज के तहत जो अमाउंट है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं किया था। तो अब DRDO ने फैसला किया है कि वे खुद के जो भारत में प्राइवेट सेक्टर हैं या फिर प्राइवेट कंपनियां हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और उनके साथ मिलकर के ये जो हाई इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी है और साथ में और जो ट्रांससोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी है इसको अब हम भारत में ही बनाएंगे। और DRDO ने यहाँ पर फैसला किया है कि इसको वे किसी नदी, तालाब या फिर जहाँ पर पानी का सोर्स है उसके आसपास बनाएंगे, क्योंकि जब इंजन को बनाया जाएगा और उसकी टेस्टिंग वगैरह को की जाएगी तो उसके दौरान DRDO को हर घंटे 65 लाख लीटर जो कूलिंग वाटर है वो चाहिए होगा। और इस सब के अलावा
23 लाख लीटर जो स्प्रे वाटर है वो इस टेस्टिंग के दौरान उनको चाहिए होगा। तो इसके बाद डीआरडीओ ने यह भी बताया है कि ये जो फैसिलिटी है यहाँ पर हम 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले जो इंजन है उसको 60,000 फीट पर लगभग 2 मैक की स्पीड से यहाँ पर टेस्ट कर सकेंगे। और दोस्तों इसके लिए जो डीआरडीओ है उनको पहले ही लगभग 28 एकड़ की जो ज़मीन है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। और इस सब के बाद भी जो डीआरडीओ है वो लगभग 50 से लेकर के 60 एकड़ की और जो ज़मीन है उसको यहाँ पर खरीदेगी। और भारत इन दोनों फैसिलिटी को बनाने के लिए लगभग 4,000 करोड़ के जो फंड है उनको यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद एक और छोटी सी अपडेट है उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि साउथ चाइना सी में जो यूएसए का F-35 है वो यहाँ पर क्रैश हो गया था। तो वो क्रैश हुआ था, पायलट की यहाँ पर गलती बताई जा रही है, जिसके कारण जो F-35 है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से यहाँ पर टकराया और साथ में वो यहाँ पर क्रैश कर गया। तो इस सब के अलावा भी F-35 की जो कुछ इमेजेस हैं वे यहाँ पर सामने आई थी, जिसमें दिख रहा था कि F-35 के ऊपर जो रस्ट यानी कि जंग है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके कारण बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न होने लगा कि ये तो बेकार फाइटर जेट है। तो इस फाइटर जेट की जो इमेज है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी। तो देखिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो फिनलैंड है जो कि लैंड एरिया के हिसाब से काफ़ी बड़ा देश है, तो वे जल्द से जल्द F-35 की डिलीवरी को चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों उन्होंने यहाँ पर रूस के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए फैसला किया है कि वे जल्द से जल्द F-35 को अपने बेड़े में शामिल करेंगे। तो उन्होंने पहले से ही लगभग जो 64 F-35 है उनके ऑर्डर यहाँ पर दे रखे हैं। तो लॉकहीड मार्टिन लगभग 700 से ज़्यादा जो F-35 है उनको यहाँ पर बना चुकी है। और ये जो नंबर है ये कितना ज़्यादा बड़ा है इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगाइए कि भारत के पास टोटल 700 फाइटर जेट मौजूद नहीं है, जबकि वे इतने फाइटर जेट को केवल बना चुके हैं। तो ये जो नंबर है ये उनके लिए किसी सक्सेसर से यहाँ पर कम नहीं है। और रही बात F-35 के कुछ क्रैशेस और साथ में उसकी मेंटेनेंस को लेकर के, तो देखिए दोस्तों जिस कंपनी के जितने ज़्यादा ग्राहक होते हैं उसके पास जो कंप्लेन है उनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो F-35 के B और साथ में जो C वेरिएंट है ये ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ होते हैं जो नेवल ऑपरेशन है उनके लिए। हालांकि जो यूएस के कुछ एलाइज हैं वे इनको अपनी एयरफोर्स में भी शामिल करके रखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो B और साथ में C वेरिएंट है इनको पानी के आसपास ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके कारण इनकी जो स्टेल्थ कोटिंग है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है तो वो यहाँ पर इफेक्ट होती है। और इसके कारण कई बार तो F-35 की जो कोटिंग है वो स्पीड पर भी यहाँ पर उतर जाती है। और इस सब के अलावा जो क्रैक वगैरह हैं वे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये जो हार्ड कंडीशन है इसके कारण उसकी जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर कई बार इफेक्ट होती है। तो इससे जो F-35 के ऊपर जंग वगैरह या फिर उसके जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसके कारण उसको एक बगी फाइटर जेट भी बोला जाता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप सबको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप F-35 की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको यहाँ पर इग्नोर करते हैं तो उसके बाद ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और उसे यहाँ पर जो खास तरह के जो रोल है उनको करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो उस हिसाब से वो आज भी काफ़ी ज़्यादा बेटर फाइटर जेट है, जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर भेद ना हो और साथ में जो सर्विलांस और स्ट्राइक वगैरह के जो मिशन है उसमें आज भी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फाइटर जेट है। तो दोस्तों ओवरऑल आप सबका इन सब के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।